बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। तो हम लेसन नंबर 3 करेंगे आज। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना दी है तो उसमें 2 लेसन कर दिए। तो दोनों जो नज़्म थी अकबर इलाहाबादी की, आज ये नज़्म जो है इस्माइल मीरठी की। तो ये वाली बुक मैंने स्टार्ट कर दी। इससे पहले जो है गुलिस्तान अदब की भी सारे सब जो है लेसन की वीडियो बना रखी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर लीजिए और देखिएगा। मैंने फर्स्ट से लेकर सारी वीडियो बनाई, 11th की भी बना दी, अब 12th की भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये लेसन मतलब जो है नज़्म का नाम है आब ज़ुलाल। तो ज़ुलाल का मतलब होता है मीठा मीठा पानी। तो इनके लिखने वाले जो शायर हैं मौलाना इस्माइल मीरठी, उनका तारुफ हम देख लेते हैं। तो देखिए, इस्माइल मीरठी 1844 में पैदा हुए और 1917 में उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद इस्माइल नाम, इस्माइल तखल्लुस था। मेरठ में पैदा हुए। इस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर मुकम्मल की। मेरठ के एक आलिम रहीम बैग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मौलमी का पेशा अख्तियार किया। मौलमी यानी टीचर का। अपने अहद के अहम शायरों मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मीरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखीं। उन्होंने सादा सलेस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ साथ इन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सके। इस्माइल मीरठी ने ऐसी कई नज़में लिखी जो सिर्फ़ बच्चों के लिए और हर अहद में इनकी मानवियत और इफ़ादियत बरकरार रहे। इस्माइल मीरठी का कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। तो इन्होंने जो है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी नज़में लिखी हैं जो कि तालीम और तरबियत पर मुनहसर है इनकी नज़में। तो हम नज़म के ऊपर मतलब नज़म पर चलते हैं हम। देखिए, ख़याबान उर्दू की लेसन नंबर 3 है। लाइन से हम चल रहे हैं तो ये तीसरे लेसन पे आ रहा है। ये नज़म है इस्माइल मीरठी की लिखी हुई आब ज़ुलाल। तो मैं कुछ अशार पढ़ के आपका मतलब उसकी तशरीह कर दूँगी, समझा दूँगी। तो सियाह को सबाक के हवाले से हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये अशार इस्माइल मीरठी की मशहूर नज़म आब ज़ुलाल से लिए गए हैं। तो देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फ़ौरन हवा है। नज़र ढूंढे मगर कुछ भी न पाए, ज़बां चखे मज़ा हरगिज़ ना है। हवाओं में लगाया खूब फंदा, अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा। नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो, हवा पानी हो और पानी हवा हो। तो इतने शेर पढ़ के मैं बता रही हूँ कि इस्माइल मीरठी कहते हैं कि ज़रा तबीयत की रवानी दिखाओ कि शायर का जहन कितनी तेज़ी से काम करता है। जो अक्लमंद होगा वो इस रवानी से अंदाज़ा कर लेगा कि शायर अगले अशार में क्या कहेगा। पानी दो हवाओं यानी दो गैसों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर दोनों की गिरहें खुल जाएंगी यानी अलहदा हो जाएंगी तो फिर वो पानी जो है गायब हो जाएगा, यानी उसका वजूद बाकी नहीं रहेगा, वो गैस बन जाएंगी। कुछ नज़र पानी को तलाश करे तो पानी कभी नज़र नहीं आएगा। ज़बान पर इसका जायका महसूस नहीं होगा। कुदरत की अजीब कारीगरी है कि दो हवाओं को मिलाकर जो है पानी बना दिया। खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि वह हवा को पानी बना दे और पानी को हवा बना दे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मिजाज उसको दिया है नर्म कैसा, जगह जैसी मिले बन जाए वैसा। नहीं करता जगह की कुछ शिकायत, तबीयत में रसाई है निहायत। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। न हो सदमे से हरगिज़ रीज़ा रीज़ा, न हो ज़ख्मी अगर लग जाए नीज़ा। न उसको तीर से तलवार से खौफ, न उसको तोप की भरमार से खौफ। तो इस्माइल मीरठी कहते हैं कि खुदा ने पानी को इस कदर नर्म और मिजाज वाला बनाया है
कि जैसी जगह होती है वो वैसा ही बन जाता है। वो कभी भी किसी जगह की शिकायत नहीं करता, और जगह पहुंच जाता है, ख्वाह पहाड़ हो, जंगल हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, चौड़ी चकली जगह हो, तंग गली हो, पानी का कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता। उसे किसी बर्तन में डाल दीजिए, वो उसी में समा जाएगा। गिलास हो या बड़ी देग, वो इसी में ढलकर उस जैसा हो जाता है। उसे कोई सदमा पहुँचे तो पत्थरों की तरह रीजा रीजा नहीं होता। पानी पर नीज़ा मार दो, वो ज़ख्मी नहीं होगा, सही सालिम पानी ही रहेगा। पानी को तीर तलवार और बारूद से भरी तोप से भी कोई खौफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तवाज़े से सदा पस्ती में बहना, जफा सहना मगर हमवार रहना, नहीं है सरकशी से कुछ सरोकार, न देखोगे कभी तुम उसका अंबार। ख़जाना अगर बुलंदी पर न होता तो फवारे से वो बाहर न होता। जो हल्का है उससे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गौता खिलाए। न जलता है न गलता है न सड़ता है, निरा पानी नहीं हरगिज़ बिगड़ता। तो इन अशार में इस्माइल मिरेठी कह रहे हैं कि पानी का कायदा है कि वो ढाल की तरफ बहता है, यानी ढलान की तरफ बहता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। रास्ते में बहने वाले पानी पर लोगों के कदम पड़ते हैं, पानी उन्हें बर्दाश्त करता है, वो मुसलसल बहता रहता है। पानी दबने कुचलने वालों से बगावत नहीं करता, ना बहता हुआ पानी एक जगह समट कर ढेर होता है। फवारे को देखिए, इसमें से किस तरह पानी बाहर निकलता है। इस्माइल मिरेठी कहते हैं कि पानी बुलंदी पर पहुंचकर जमा हो जाता है, फिर तेज़ी से बाहर आता है। आपका रोज़मर्रा का मुशाहिदा होगा कि हल्की शय पानी की सतह पर तैरती और जो भारी होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है ना, गोता मारकर नीचे बैठ जाती है। पानी की खासियत है कि ये ना जलता है ना उसे गलाया जा सकता है, और ये खालिस यानी पानी ही रहता है, न सड़ता है न बिगड़ता है। यानी जिस पानी में किसी तरह की आमेजिश न हो, आबे जुलाल, वो ख़राब नहीं होता। यानी प्योर पानी जो है हमेशा एक जैसा रहता है, बिगड़ता नहीं, सड़ता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी उन्वान से होगा ना नाबूद, किसी उन्वान से होगा न नाबूद, वही पानी का पानी, दूध का दूध। ये वाला पेज हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए, लगी गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी, लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिलके गायब हो नज़र से, कभी ऊपर से बादल बनकर बरसे, हवा पर चढ़ के पहुँचे सैकड़ों कोस, कभी ओला कभी पाला कभी ओस। कोहर है, भाप है, पानी है या बर्फ़, कई सीगों में है एक असल की सर्फ। तो इस वाले अशार में जो हमारे शायर कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, पानी का वजूद ख़त्म नहीं होता। मिस्र मशहूर है कि पानी का पानी, दूध का दूध, यानी दूध में पानी मिलाया जाए तो साफ़ नज़र आ जाता है कि खालिस दूध नहीं है, उसमें पानी मिलाया गया है। इस्माइल कहते हैं कि अगर गर्मी हो तो हरारत से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, अगर सर्दी पड़े तो बर्फ़ बन जाता है ना, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। भाप बनकर पानी हवा में मिलकर गायब हो जाता है और ऊपर पहुंचकर बादल बनकर बरसने लगता है। यही नहीं, पानी भाप बनकर हवा के साथ सैकड़ों कोस दूर चला जाता है और कभी ओले की शक्ल में बरसता है, कभी पाले यानी कोहरा या बर्फ़ और ओस के कतरों की सूरत में नज़र आता है। पानी की इस शक्ल को कोहरा कहें या भाप या बर्फ़, हकीकत सबकी असल एक ही है, यानी पानी। यानी उसकी कोई सी भी शक्ल है, कुछ भी हम कहें, कोहरा कहें, भाप कहें, बर्फ़ कहें, लेकिन सब कुछ जो है पानी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। उसी के दम से दुनिया में तरी है, उसी के चाह से खेती हरी है। फलों में, फूल में, हर पंखड़ी में, हर एक टहनी में, हर बूटी जड़ी है, हर बूटी जड़ी में, हर एक रेशे में है उसकी रसाई। ग़िज़ा है जड़ से कूपल तक चढ़ाई। फलों का है उसी से ताज़ा चेहरा, उसी के सर पे है फूलों का सहरा। उसी को पी के जीते हैं सब इंसान, उसी से ताज़ा दम है
सारे हैवान। तो इस्माइल मीरठी का कहना है कि पानी के दम से दुनिया में तरावट और नमी है। पानी की बदौलत खेती हरी भरी होती है, फूल हों या फल हों या फिर पंखड़ी, हर एक की टहनी हरी, हर जड़ी बूटी इसी की वजह से तरोताज़ा होती है। इनके हर रेशे में पानी पहुंचता है। पानी ही दरख्तों की ग़िज़ा बनकर जड़ से कोपल में जाता है। फल इसी पानी की बदौलत ताज़ा नज़र आते हैं। फूलों की रौनक भी पानी की बदौलत है। सब इंसानों के लिए पानी का पीना ज़रूरी है। सारे हैवान भी पानी ही से ताज़ा दम नज़र आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही मैदे को पहुंचाता है रसद, यही तख्लीक में करता मदद है। यही मैदे को पहुंचाता रसद है, यही तख्लीक में करता मदद है। इमारत का बसाया उसने खेड़ा, तिजारत का क्या है पार बेड़ा। ज़राअत इसकी मौरूसी असामी सा है। सनाअत के भी औज़ारों का हामी, कहीं सागर कहीं खाड़ी कहीं झील, कहीं जमुना कहीं गंगा कहीं नील। तो यहाँ पर ये देखिए मौरूसी है, 3 नुक्ते हैं ये। तो इस वाले जो है अशार में शायर कह रहे हैं कि हमारे मैदे में जो ग़िज़ा पहुँचती है वो भी पानी ही की बदौलत है। मुख्तलिफ़ अशिया की पैदावार में पानी मदद करता है। जितनी भी इमारतें बनती हैं इनमें रेत, सीमेंट, मिट्टी वगैरह का गारा बनाने में पानी ही काम आता है। तिजारत का सामान एक जगह से दूसरी जगह पानी के जहाज़ ही से पहुंचता है। खेती बाड़ी इसके बगैर मुमकिन नहीं। सनत और हरफत के बहुत से औज़ार आलात में पानी काम आता है। यही पानी कहीं समंदर, कहीं खाड़ी और कहीं झील में नज़र आता है। गंगा, जमुना और दरियाए नील में भी पानी ही है। अब आगे बढ़ते हैं। यही पहले ज़मीन पर मौज ज़न था, न मैदान था न पर्वत था न बन था। ज़मीन पोशीदा थी उसके बगल में, न था कुछ फ़र्क जल में और थल में। न बस्ती थी न टापू था कहीं पर, उसी का दौर दौरा था ज़मीं पर। मगर दुनिया में यकसानी कहाँ है, जो अब देखो तो वो पानी कहाँ है। यहाँ हर चीज़ करवट बदलती, हर एक हालत है चढ़ती और ढलती। कोई शय हो, हवा हो या पानी, सभी को है बुढ़ापा और जवानी। तो इन अशार में जो शायर कह रहे हैं, जिस वक्त मैदान, पहाड़ और जंगल तक नहीं थे तो उस वक्त हर जानिब यही पानी ही पानी था। उसकी बगल में ज़मीन में छुपी हुई थी, उसी की बगल में ज़मीन छुपी हुई थी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था ना, पानी ही पानी था। और खुश्की और तरी में कोई फ़र्क नहीं था, यानी पानी ही पानी था। खुश्की के न होने के बाद न ही बस्ती थी न टापू था, हर जगह पानी ही का राज था। मगर दुनिया हमेशा एक जैसी हालत में नहीं रहती। अब जो देखते हैं तो बहुत सी जगह पानी के बजाय ज़मीन है और उस पर आबादी है। दुनिया में यही इनकलाब आते रहते हैं, हर चीज़ घटती रहती है और कोई भी शय हो इसके साथ जवानी और बुढ़ापा लगा हुआ है। यही सब कुछ हवा और पानी के साथ भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रहा बाकी न वो पानी का रेला, उसे खुश्की ने पस्ती में धकेला। ज़मीं आहिस्ता आहिस्ता गई चूस, छुपाए माल को जिस तरह कंजूस। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तरीका जब के दामन हो गया चाक, तो खुश्की ने उड़ाई जा बजा खाक। पहाड़ उभरे हुए मैदान पैदा हुए, मैदान में नखलिस्तान पैदा। तरीका गो अभी पल्ला है भारी, लड़ाई है मगर दोनों में जारी। क्या करते हैं दोनों काट और छांट, चली जाती है बाहम लाग और डांट। जहाँ हर तरफ पानी बहता था वहाँ खुश्की, यानी ज़मीन उभरी तो पानी फिर जो नीचे पस्ती में चला गया। ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता पानी को इस तरह चूस लिया जिस तरह कोई कंजूस अपने माल को छुपा कर रखता है। यानी ज़मीन के पानी चूस लेने से पानी नज़र नहीं आया। जब ज़मीन में नमी
बाकी नहीं रही, पानी हवा पानी वहाँ ख़त्म हो गया। फिर ज़मीन खुश्क हो गई और हर तरफ खाक धूल उड़ने लगी। ज़मीन के नमूदार होने पर पहाड़ उभरे और मैदान नज़र आने लगे। इन मैदानों में नखलिस्तान यानी सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन के हिस्से जो होते हैं उसको बोलते हैं नखलिस्तान भी पैदा हुए। खुश्की और तरी में जंग जारी है। अभी तक तरी का पल्ला भारी है। कहीं पानी खुश्की को काट कर फैल जाती है, कहीं पानी कम होकर ज़मीन नज़र आने लगती है। यानी दोनों में अभी तक जो है जंग चल रही है, कभी खुश्की ज़्यादा हो जाती, कभी पानी ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तरी हरदम चली जाती है अटती, कभी खुश्की भी है काया पलटती। तरी का 3/4 में है राज, तो खुश्की 1/4 में है राज। नहीं चलती तरी की सीना जोरी, ज़मी एक रोज़ रह जाएगी कोरी। पहन रखा था जब आबिल बादा, मोटापा भी ज़मीन का था ज़्यादा। मगर अब दिन ब दिन चढ़ती है खुश्की, तरी घटती है और बढ़ती है खुश्की। कमी बेशी नहीं आती नज़र कुछ, बहुत उम्रों में होता है असर कुछ। तो इस्माइल मीरठी कहते हैं कि तरी यानी पानी वाला जो हिस्सा है खुश्की के साथ साथ ही चलती है दोनों। तरी और खुश्की पानी के साथ साथ, खुश्की और तरी दोनों जो है साथ साथ चलती रहती हैं। जहाँ मौका मिलता है पानी छा जाता है, कभी खुश्की पानी की जगह ले लेती है। दुनिया का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि इन दिनों 1/4 हिस्सा ज़मीन जो है ज़मीन है, बाकी 3 हिस्से पानी है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रफ्ता रफ्ता पानी कम होता जाएगा और खुश्की का हिस्सा ज़्यादा होगा। जब तक ज़मीन में पानी शामिल था तो ज़मीन छोटी होती नज़र आती थी, मगर अब दिन ब दिन खुश्की बढ़ती जा रही है और पानी का हिस्सा कम हो रहा है। इस्माइल कहते हैं कि ज़मीन और पानी में कमी बेशी इतना सहल नहीं, इतना आसान नहीं। एक उम्र गुज़रती है तो कुछ असर होता है। हम देखते हैं कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो फिर इसमें बहुत सी जो है तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। तो इसी तरह पानी और जो है खुश्की वाला हिस्सा जो है इसमें तब्दीलियाँ बहुत दिनों के बाद, बहुत मतलब एक अरसे के बाद नज़र आती है ना। तो यहाँ पर हमारी नज़्म हो गई है मुकम्मल। अब यहाँ पर देखिए नज़्म के लिखने वाले शायर इस्माइल मीरठी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सवालात हैं, 5 सवालात हैं, तो हम पाँचों के जवाबात देख लेंगे। पहला सवाल है, पानी के सदा पस्ती में बहने की शायर ने क्या वजह बयान की है? तो जवाबात देख लीजिए। तो पानी की खासियत है कि वो बुलंदी से नीचे की तरफ आता है। अगर शायर ने इस खासियत को दूसरे मानी पहनाए हैं कि खुदा ने पानी को नर्म मिजाज बनाया है, वो जैसी जगह होती है इसमें समा जाता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, इसीलिए वो आजिज़ी के साथ पस्ती में बहता रहता है। सवाल नंबर 2, पानी के पत्थर बन जाने से क्या मुराद है? मौसम सर्द होने पर पानी जमने लगता है, कभी आसमान से ओले की शक्ल में गिरता है, कभी बर्फ़ बनकर ओला और बर्फ़ दोनों ही पत्थर की तरह सख्त होते हैं, इसलिए शायर ने पानी का पत्थर बन जाना कहा है। सवाल नंबर 3 है, जब कहीं बस्ती और टापू नहीं थे तो ज़मीन पर किसका दौरा था? जब बस्ती और टापू नहीं था तो हर तरफ पानी ही पानी था। ज़मीन के 3/4 हिस्से में किसका राज है? ज़मीन के 3/4 हिस्से में पानी की हुक्मरानी है। शायर ने आबे ज़ुलाल की क्या खूबियाँ बताई हैं? आबे ज़ुलाल की खूबियाँ, शायर ने आबे ज़ुलाल की खूबियाँ बयान करते हुए कहा है कि पानी एक है, मगर ये कई शक्लों में नमूदार होता है। भाप बनकर, कोहरा और बर्फ़ की सूरत में, कोहर और बर्फ़ की सूरत में ज़ाहिर होता है। फल, फूल, कोंपल, जड़, दरख्त सब पानी से हरे भरे रहते हैं। इंसान हो या हैवान तरोताज़ा नज़र आते हैं पानी की वजह से। ज़राअत, सनअत और फ़त हर जगह पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है। पानी भी किसी जानदार शय की तख्लीक में बुनियादी जुज़ होता है, यानी हर चीज़ का जो मेन जो होता है बुनियाद जो है पानी पर है। तो हमारे पाँचों जवाबात हो गए मुकम्मल। तो देखिए पाँचों जवाबात मुकम्मल हो गए, हमारी नज़्म पूरी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने
आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरे एक्सप्लेन करने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप लोग तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।